अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम चैप्टर नंबर 26 आपकी क्लास 12th की फिज़िक्स की बुक का जो है एटॉमिक फिज़िक्स, तो उसकी हम एक डेरिवेशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैप्टर है 26 और टॉपिक है रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। आपने बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा और उसमें जो दो डेरिवेशंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, मतलब जिस शेल में इलेक्ट्रॉन घूमता है उसका रेडियस निकालें, कोई सा भी शेल हो सकता है, और दूसरी है एनर्जी की। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रेडियस के बारे में, रेडियस की डेरिवेशन करेंगे। तो उससे पहले कुछ कंसिडरेशन करते हैं हम। आपके सामने डायग्राम बनी हुई है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले डायग्राम देखें। ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको लेते हैं हम ये वाले को, ठीक है, जिसको मैंने सर्किल किया। इसका कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूँ कंसिडरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कंसिडरेशन क्या है? हियर m इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहली चीज तो हमने ये कंसिडर करी कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक शेल में रिवॉल्व कर रहा है और उसका मास है m, ठीक है। और जिस स्पीड के साथ ये घूम रहा है इस शेल के अंदर, उसको कह देता हूँ मैं v, और v कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी वेलोसिटी हो गई। अच्छा जी। और ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ E-1। ये बेसिकली चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसी तरह सेंटर वाली जो चीज़ है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसके चार्ज को मैं कह देता हूँ E पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ चार्ज ऑन न्यूक्लियस। ठीक है, तो चार चीज़ें यहाँ पे कंसिडर करी हैं हमने। m कह दिया हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और जिस वेलोसिटी से वो किसी भी शेल में मूव कर रहा है उसको कह दिया हमने v, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो है e, और माइनस लगाया क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। और न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो है पॉजिटिव, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और रह गया प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा जी। अब एक काम करते हैं, आपने सुना होगा कि ये दो चार्जेस हैं, ये वाला जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है न्यूक्लियस, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिवली चार्ज है। और दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, किसके बराबर होती है? F इज इक्वल्स टू, बल्कि FE लिख लें यहाँ पे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब K तो कांस्टेंट है, कूलम्स कांस्टेंट, और R फॉर रेडियस जो कि हमें निकालना है, रेडियस की जो वर्किंग चल रही है यहाँ पे। Q1 Q2 क्या है? चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यूज को हमने क्या लिया है? एक को E प्लस लिया है और एक को E माइनस लिया है, मतलब एक न्यूक्लियस का चार्ज है, दूसरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर है के, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो दोनों सेम है लेकिन चार्ज डिफरेंट है, तो चार्ज को अभी हम नहीं देख रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। तो ई को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। और आपने एक और चीज़ सुनी होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे जो के होता है ना, कूलम्स कांस्टेंट, इसका एक फार्मूला होता है, और इसका फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आगे जो रह गया वो एज इट इज कॉपी कर दें, ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब ये कौन सी फोर्स का फार्मूला निकाला है हमने? ये निकाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आपने एक और चीज़ सुना होगा कि कोई भी चीज़ जब सर्कल में रिवॉल्व करती है तो वो रिवॉल्व सर्किल में क्यों करती है, सर्किल से कभी ये बाहर क्यों नहीं जाती? तो इसका जवाब है कि भाई उसके अंदर एक और फोर्स भी पाई जाती है, और उसको कहते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिख देता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको हम कहते हैं F, और F का फॉर्मूला हो mv स्क्वायर अपॉन r। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और कोई भी चीज़ जब रिवॉल्व करती है सर्कुलर पाथ में, तो इट मीन्स यहाँ पे दो फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, और वो दो फोर्सेस कौन सी हैं? एक फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरी जो फोर्स है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दोनों फोर्सेस जब इक्वल होंगी, जब बैलेंस होंगी, तो इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव करेगा, रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कह देते हैं Fe और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम कह देते हैं Fc। ये दोनों का बैलेंस होना लाजमी है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पीछे हम फॉर्मूला लिख चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है। इसी तरह इज इक्वल्स टू लगाया, और एफ सी कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा जी, यहाँ तक आ गया क्लियर। अब क्या करना है हमें, अब हमें बेसिकली ये वर्किंग चल रही है आर के पास, रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट या रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट हम निकाल रहे हैं। तो आर को पहले तो एक साइड कर लेते हैं। तो ये देखिए नीचे ये आर स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया आर स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे भी आर। अच्छा, यहाँ पे पहले से क्या मौजूद है, यहाँ मौजूद है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे थे, नीचे लेके आ गया तो ये एम वी स्क्वायर डिवाइड हो गया। क्लियर है। अच्छा जी, एक आर से एक आर ये कैंसिल हो गया, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, ये बचेगा आर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अच्छा जी और आगे बचा ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब एक काम करते हैं आसानी के लिए, r इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर को 1 से करेंगे तो ये बन जाएगा ई स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और m लिख दिया, और ये जो v स्क्वायर बचा है ना, इसको थोड़ा सा आगे 1/v स्क्वायर करके लिख दिया। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाली, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स निकाली, फिर दोनों को कंपेयर कराया, और कंपेयर करने के बाद ये आर का एक फॉर्मूला बना। ठीक है। अच्छा जी, बोर्स का एक और पोस्टुलेट है, और इस पोस्टुलेट, ये बेसिकली पोस्टुलेट था डी ब्रॉगली का, इसको आगे बढ़ाया इस असम्पशन को आगे बढ़ाया नील बोर्ड ने 1913 में। और क्या कहता है ये कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, वो जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2h/2 पाई होगा। ठीक है, ये जो है ना n, n कहते हैं इंटीजर को। इंटीजर का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स की बात हो रही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात हो रही है। तो एंगुलर मोमेंटम जो है, जिसको हम L कहते हैं, वो किसके बराबर है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो जब भी मूव करेगा तो शेल में मूव कर, शेल में तो मूव करेगा, और उस शेल को क्या नाम दिया है, n। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। कभी आपने नहीं देखा होगा शेल का नंबर है 1.5, 1.25 या 1.75, हमेशा होल नंबर के शेल्स होते हैं, मतलब 1, 2, 3 इसे मूव करेगा। क्लियर है। और एल का जो फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का, वो होता है एम वी आर, लास्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो टोटल फॉर्मूला बनाइए, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन और h/2 पाई। अब चूंकि यहाँ से हमें v को अलग करना है तो v एज इट इज रहा, एन एच एज इट इज, और नीचे 2 पाई के साथ यहाँ से जो m और r मल्टीप्लाई हो रहे थे, नीचे आके क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, अब एक काम कराते हैं, हमें तो चाहिए v स्क्वायर की वैल्यू, और यहाँ पे v की वैल्यू आई है, तो दोनों तरफ क्या करा दें, दोनों तरफ करा देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। देख लेते हैं दोबारा, NH/2 पाई mr, तो ये हो गया NH/2 पाई mr, इसकी हम कराने वाले हैं स्क्वायरिंग, तो ये हमने स्क्वायरिंग करा दी। ठीक है, तो ये हो गया v स्क्वायर, और यहाँ आ गया n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 होता है, और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, m का स्क्वायर m स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर। क्लियर है। अब ये हमने v स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, और अब इसी v स्क्वायर की वैल्यू को पुट इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 क्या है, ये आपके सामने देख सकते हैं, ये इक्वेशन 3 हमने बनाई थी, r इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m। देख लेते हैं इसको, r इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m
और क्या था भाई, और आगे था 1/v² मल्टीप्लाई बाय 1/v²। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एक काम करते हैं, सही है, पुट करने से पहले एक काम कर लेते हैं। ये जो v² है ना, ये v² की जो हमने इतनी बड़ी वैल्यू निकाली है, इसको करते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब ये हो जाएगी 1/v²। आपको पता है जब लेफ्ट हैंड साइड रेसिप्रोकल होती है, इन्वर्स होती है, तो राइट हैंड साइड भी क्या करनी पड़ती है, हमें रेसिप्रोकल करनी पड़ती है। ये रूल है मैथ्स का। तो रेसिप्रोकल का मतलब आपको पता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है। अब हमने आसानी के लिए क्या किया, 1/v² की वैल्यू निकाल ली। तो अब देखें क्या करेंगे, ये हो जाएगा e², इसको मैं रफ करके सही से लिख देता हूँ, r इज इक्वल्स टू e²/4πε0। ठीक है, और आगे आ गया m, और यहाँ पे हम पुट करेंगे 1/v² की वैल्यू, जो कि है 4π² m² r² n² h²। क्लियर। अब एक काम करते हैं, r तो यहाँ एज इट इज आएगा, और ये वाला जो r है ये अभी मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें r को अलग करना है। इज इक्वल्स टू क्या रह गया भाई, यहाँ पे रह गया, सबसे पहले नंबर लिख देता हूँ, 4 रह गया, π² रह गया, m² रह गया और e² रह गया। और डिवीजन में क्या रह गया, 4 रह गया, π रह गया और m रह गया, ε0 रह गया, n² रह गया और h² रह गया। इतनी सारी चीज़ें रह गई। अब कैंसिलेशन करते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो गए। इसी तरह पाई 1 और यहाँ से एक पाई कैंसिल, तो ऊपर बचा 4 पाई। इसी तरह m नीचे पूरा कैंसिल हो गया, ऊपर एक m बचा m, और e² तो एज इट इज़ है, बल्कि एक काम करें, तो कैंसिल हो गया तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको मत लिखिए। ठीक है, तो 4 4 कैंसिल, तो खाली यहाँ बचा एक पाई बचा, यहाँ पे एक m बचा और रह गया e²। क्लियर है। अच्छा, अपॉन में क्या रह गया, अपॉन में रह गया ε0 रह गया। ठीक है, अच्छा जी, और क्या रह गया, और रह गया n² और रह गया h²। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ये देखें कैंसिल होगा, r एक r कट गया, नीचे एक r रह गया, तो ये बचा 1/r। अब चूंकि हमें r के लिए काम कर रहे हैं, तो r हमेशा न्यूमरेटर में होने चाहिए, तो इसको दोबारा रेसिप्रोकल करेंगे, अगेन रेसिप्रोकेट। ठीक है, रेसिप्रोकेट कर दें, उल्टा कर दें इसको, तो ये हो जाएगा r/1, 1 लिखते नहीं है, और ये हो जाएगा ε0 n²/h² डिवाइडेड बाय पाई m e²। अब ज़रा यहाँ गौर करिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो चीज़ है ना, ये पूरी, ये देखें जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये पूरी चीज़, बल्कि n² भी सर्कल हो गया यहाँ पे। ε0 n² h²। ठीक है, अच्छा ये पूरी, ये देखें, ये n² को छोड़ दिया मैंने, ये पूरी चीज़, और ये पूरी चीज़ को मैं अगर अलग करके लिखूँ, ये हो जाएगा ε0 पाई m e² और यहाँ आ गया h², और n² को मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया। तो ये पूरी चीज़ जो है ना, ये बेसिकली एक कांस्टेंट है। ठीक है, ε0 की वैल्यू क्या होती है, ये आपको पता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी तरह h क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसी तरह पाई की वैल्यू होती है 3.141, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास की वैल्यू होती है 9.110⁻31, और E कहते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तमाम चीज़ों को यहाँ पुट करेंगे, तो पुट नहीं करना, सिर्फ बता रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें कांस्टेंट है, और इसका जो स्टूडेंट्स आंसर आता है वो आता है 0.529। ठीक है, और आगे बचा है हमारे पास n²। ठीक है, ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, ये निकाली है r की वैल्यू। अब ज़रा गौर करिएगा, ये जो क्या कहते हैं रेडियस आया है ना, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। अगर पहला ऑर्बिट है तो n की जगह आप 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी n आ जाएगा, rn का मतलब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट के हमें रेडियस निकालना है, वहाँ पे उस रेडियस की वैल्यू पुट होगी। ठीक है, वहाँ नंबर ऑफ शेल की वैल्यू पुट करेंगे, n इज इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है, फिर k शेल, फिर l शेल, फिर m शेल। ठीक है, और ये जो आता है आंसर 0.529,
ये पूरा करके आएगा इस तरह से कुछ 10 रेज टू द पावर -10, ठीक है, मीटर्स। ये फाइनल फार्मूला बना, ठीक है। अच्छा जी, एक बात और याद रखें कि रेडियस ऑफ ये जो पहला शेल है, ये पहले शेल का रेडियस आया है, ये बहुत छोटा होता है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.0529 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -9 मीटर, और -9 का मतलब होता है नैनो। तो पहले शेल का रेडियस कितना आया 0.0529, ठीक है, क्लियर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और कभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.529, और ये 10 रेज टू दी पावर -10 जो है ना, ये बेसिकली क्या है, ये इसको कहते हैं एंगस्ट्रॉम, ठीक है। रेडियस का या वेवलेंथ का क्या है, यूनिट है, ठीक है। ये आपने देख लिया। तो ये जनरल फॉर्मूला है क्या निकालने का स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकालने का, ठीक है। ये आपके सामने नजर आ रहा है, जिसका फॉर्मूला है Rn, n का मतलब नंबर ऑफ शेल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिट, बराबर है 0.529, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, और इसको आपको सिर्फ मल्टीप्लाई कराना है किससे, n स्क्वायर से। n का मतलब नंबर ऑफ शेल्स, जिस शेल का आपको रेडियस निकालना है वहां पे वो शेल की वैल्यू पुट करें तो आप रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एनर्जी की डेरिवेशन करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।